वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए SCRT से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और ये इतिहास का क्वेश्चन होने वाला है। SCRT से लिया गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, और ये जो सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। और अगर क्लास की बात करें तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने इसमें कवर किया है, यानी कि 2 चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, हमने दोनों चैप्टर में से किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। साथ ही इसका जो दोस्तों PDF का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर पाइएगा। साथ ही जो इसका ई-बुक है दोस्तों, SCRT का जो बुक है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ये दोनों चीज़ डाउनलोड कर पाएंगे। लगभग क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 60 के आसपास आपको क्वेश्चन बने हैं, और ये 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक कौन सा प्राणी है दोस्तों? तो सामाजिक प्राणी है। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। नेक्स्ट है कि अतीत की जानकारी। अतीत का मतलब होता है दोस्तों कि बीते हुए समय के बारे में, जैसे कि आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले की स्थिति क्या रही होगी इसके बारे में, या इसी को हम अतीत बोलते हैं, मतलब कि बीते हुए समय को। तो उसकी जानकारी हमें पुस्तक से मिलती है, रचना से मिलती है, लिखित साक्ष्य से मिलती है, पुराने अवशेषों से, सिक्कों एवं अभिलेखों से मिलती है। इस काल को हम पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी मानव समूह या समाज के विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। किसी भी मानव समूह का विकास कहाँ होता है दोस्तों? एक निर्धारित स्थान पर, फिक्स प्लेस पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण, इन सभी का योगदान होता है। तो जितना रेड कलर से दिखाया गया है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आरंभिक सभ्यता का विकास नदी घाटियों में हुआ। अगर पूछे कि कौन सी नदी घाटी में हुआ तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी, क्योंकि ये बात जो नर्मदा नदी घाटी हम अभी लिखे हैं वो NCERT में लिखा गया है, SCRT में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है और अलग से आपके लिए लिख दिए हैं। तो आरंभिक सभ्यता का विकास नदी घाटियों में हुआ। क्यों हुआ था? तो नदी के किनारे भूमि उपजाऊ थी, खेती का काम करना आसान था, नदी के रास्ते व्यापार की सुविधा थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले के समय में साइंस और टेक्नोलॉजी दोस्तों इतना नहीं था कि व्यापार आसानी से किया जा सके। तो जो भी व्यापार होता था वो समुद्र के माध्यम से और नदियों के माध्यम से ही किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। कल क्या हुआ था? जैसे कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, कल के दिन क्या घटना घटी थी इसके बारे में दोस्तों जानकारी कैसे हमें मिलती है? तो रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, या फिर अखबार के माध्यम से मिलती है। अतीत से लेकर वर्तमान विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास है। यानी कि बीते हुए समय से लेकर और वर्तमान में जो भी घटनाएं घटी है तो उसको हम तिथि के हिसाब से जो अध्ययन करते हैं उसे ही दोस्तों इतिहास कहा जाता है। इतिहास के लिए 3 कालखंड निर्धारित किए गए हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्राचीन काल को दोस्तों कौन सा काल कहा जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। अगर पूछे कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए प्राचीन काल को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्व ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा एवं खेती और पशुपालन सीखा। गांव और कस्बों का विकास हुआ। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें लगभग 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। आग का जो उपयोग है किस काल में? तो पूर्व ऐतिहासिक काल में। पहिए का जो उपयोग है वो भी पूर्व ऐतिहासिक काल में लोग सीखा था। साथ ही इसके साथ साथ पशुपालन का काम, गांव और कस्बों का विकास हुआ था पूर्व ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई।
नेक्स्ट है 11वीं सदी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास शुरू हो गया था। ये जो सदी है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास किस सदी में हुआ, तो 11वीं सदी में हुआ। आधुनिक काल का आरंभ 18वीं सदी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत पर सबसे पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी ये सभी अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, यानी कि यहाँ से खजाना लूटकर ले जाना चाहते थे। इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी उन्नत देश का या फिर जो विकसित देश है वो अगर किसी कमज़ोर देश पर अधिकार कर उसका शोषण करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारत में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित था। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर कौन चलता था दोस्तों, गांधी जी अहिंसा के मार्ग के पुजारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही बन गया, लेकिन लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो पुस्तक हाथ से लिखी गई है उसे हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं दोस्तों। पांडु स्क्रिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में। पांडुलिपि तार पत्रों, जो तार होता है दोस्तों, एक पेड़ होता है, उसका पत्ता बड़ा चौड़ा चौड़ा होता है, तो उसका जो पत्ता होता है उस पर, और जो भोजपत्र होता है उस पर लिखी जाती थी पांडुलिपि। अगर आपसे पूछे कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये पटना में स्थित है खुदा बख्श लाइब्रेरी। अभिलेख धातु अथवा पत्थर पर नुकीले औजारों से उत्कीर्ण किए जाते हैं। जो अभिलेख होता है दोस्तों वो तो किसी धातु पर या फिर पत्थर पर कोई नुकीली औजार से उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेखों में क्या होता है, तो राजा और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इतिहास की जानकारी हमें पत्थर, ईंट, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र एवं सिक्के आदि से प्राप्त होती है। ये सभी पुरातात्विक स्रोत है। इतिहास के बारे में अगर पूछे कि किन किन चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, तो ये तमाम बातें आप लोग याद रखिएगा। ये जो ऊपर लिखा गया है, तो ये सभी जो वस्तुएं हैं उसे हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, तत्व का मतलब बर्तन, यानी कि प्राचीन वस्तु या बर्तन जो होते हैं वही पुरातात्विक कहलाते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार एक जगह है दोस्तों पटना में, तो कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। अब मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ किसने निकाले हैं, तो डॉक्टर स्पूनर ने, और ये कहाँ स्थित है, तो पटना के कुम्हरार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्के शासक द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। नेक्स्ट है कि सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इंग्लिश में न्यूमिसमैटिक बोलते हैं दोस्तों, इसको न्यूमिसमैटिक कहा जाता है। खुदाई में मिली वस्तु के विश्लेषण में समय का निर्धारण हेतु रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति प्रचलित है। दोस्तों कोई भी पुरानी चीज़ जब खुदाई के माध्यम से निकलती है तो ये कितना पुराना है किसके माध्यम से पता किया जाता है, तो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। तिथि निर्धारण का काम कौन करते हैं, तो भौतिक शास्त्री जो होते हैं वो तिथि निर्धारण का काम करते हैं। सभी वस्तु में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, और ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जिसे हम कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूरे विश्व में तिथि की गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था दोस्तों, तो इससे पहले जो भी घटना घटी थी तो उसमें ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व या फिर बीसी लग जाता है। ईसा मसीह के जीवन या जन्म के वर्ष को शून्य वर्ष माना जाता है, और शून्य वर्ष से पहले के घटना को ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। उसमें जो भी ईस्वी रहता है तो ईस्वी लगा के हम ईसा पूर्व लिखते हैं, या फिर इंग्लिश में बीसी लिखा जाता है।
बिफोर ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों में आगे BC अथवा ईस्वी पूर्व लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाणी संस्कृति। आपका जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों, जिसमें एक संस्कृति का उल्लेख किया गया है महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर, जो डेथ बॉडी होता है दोस्तों, उसको दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य की पहाड़ी, एक पहाड़ी है विंध्य की पहाड़ी, इसके उत्तर में कोल्डीहवा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या पेंच फंसा है। आप कोई भी बुक अगर उल्टाइएगा तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि जो चावल के साक्ष्य है वो कोल्डीवा से मिले हैं, लेकिन जब हमने SCERT को पलटा तो 2 जगह का नाम था। हो सकता है कि कोल्डीवा न देकर दोस्तों आपसे ये पूछ ले। तो चावल के जो साक्ष्य है वो कोल्डीवा से और चौपानी मांडू से मिले हैं, जहाँ सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। भारत के दोस्तों टोटल 5 नाम है, ये याद रखिएगा। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो इंडस शब्द से निकला है, और इंडस का मतलब होता है संस्कृत में सिंधु। ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा था, और इसी हिंदोस से हिंदुस्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। हिंदू अथवा हिंदुस्तान कौन सा शब्द है? तो फारसी शब्द है। एक मान्यता के अनुसार भारत का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जिसका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। वेद के बारे में पूछे तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं दोस्तों, होत्री कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। सबसे बाद वाला वेद, सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है। अगर अथर्ववेद की बात करें तो भूत प्रेत जादू टोना का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद के अंदर। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ये था दोस्तों क्वेश्चन आपके क्लास 6 से। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। 2 चैप्टर करके आपको मिलेंगे दोस्तों। टोटल 14 चैप्टर आपके SCERT के बुक में दिए गए हैं। चैप्टर थोड़ा ज़्यादा है और क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा है इसमें, तो थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन छांटने में, टाइपिंग करने में। तो आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा। साइंस का भी वीडियो आपको मिल ही रहा है दोस्तों। ज्योग्राफी का 6, 7 कंप्लीट करवा दिए हैं, और 8 का पार्ट 1 आपको मिल चुका है, और भी पार्ट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर इसके बात करें, एक रह गया दोस्तों पॉलिटी साइंस। जब आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम पॉलिटी का करवा देंगे, और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो आपको कंटिन्यू चलेंगे। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।